चल रहा है, वेक्टर अलजेब्रा चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट, और इसे क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका सुबह 9 बजे से आपका रेगुलर क्लास चल रहा है। आप रेगुलरली बनाए रखिए, अपनी नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते चलिए और उसका बार बार रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप चैनल के साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, उसी पर हम ज्यादातर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जब तक आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि जितने बच्चे इस वीडियो को देखकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो इससे अच्छा है आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइव में आने की कोशिश किया करें। ठीक है, तो लाइव में यदि कोई बच्चा आता है तो उसका डाउट भी लाइव चैट के माध्यम से सॉल्व हो सकता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस तरह से ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं उसी तरह से आपका ऑनलाइन क्लासेस हो जाएगा, आप साथ ही साथ अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, ये आपका टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, और इसको बोला जाता है, दूसरा इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको समझना पड़ेगा कि यदि आप डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करके चलते हैं। तो यहाँ पे आपको डॉट से रिप्रेजेंट करना है। इस तरह का आपका डॉट होता है, इससे आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, इससे आप क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि स्केलर प्रोडक्ट इसको हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपके दो वेक्टर्स हैं, है ना। यदि हमें दोनों वेक्टर से कोई एक ऐसा वेक्टर मिल रहा है जो कि ऐसा हो, स्केलर हो, दो वेक्टर से यदि हमें दो स्केलर वेक्टर मिल रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे भाई, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है कि नहीं। यहाँ पे आप ध्यान से समझिए कि यदि दो वेक्टर हैं, है ना, टू वेक्टर्स, तो टू वेक्टर्स आपको क्या दे दें, एक ऐसा वेक्टर दे दें जो कि आपका कैसा हो, स्केलर वेक्टर हो। कैसा वेक्टर हो, स्केलर वेक्टर हो। तो उनके बीच में क्या आने वाला है, डॉट आने वाला है। ये आपको समझ में आना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, दो वेक्टर्स का यदि हम दो वेक्टर्स ले रहे हैं और दो वेक्टर्स से हमें क्या मिल जाए, क्या मिल जाए भाई, कि हमें एक स्केलर वेक्टर मिल जाए। जैसे कि आपको यहाँ पे बता के चले कि आपने देखा होगा वर्क के बारे में पढ़ा होगा। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है आपका, फोर्स, और फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आपको ये पता है फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, एक तरह का आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा है। लेकिन आपका जो वेक्टर है वो क्या होता है, वो जो वर्क है, सॉरी, वर्क जो है आपका क्या है, स्केलर वेक्टर है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी बोल के चले, तो ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी से यदि आपको एक स्केलर क्वांटिटी प्राप्त करना है, या आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो आप ध्यान रखोगे उनके बीच में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे हम क्रॉस नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि वर्क कभी भी यहाँ पे वेक्टर नहीं लिखा होता, ये वाला साइन नहीं लिखा होता है, क्योंकि ये क्या है, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। तो वहां पे कभी भी तीर का निशान नहीं लगा दिखता है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। इसके साथ साथ यदि दो वेक्टर से हमें केवल एक ही स्केलर वेक्टर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, स्केलर वेक्टर, तो उनके बीच में क्या होता है, डॉट होता है। ध्यान रखना है, जैसे कि आपका एफ वेक्टर है और यहाँ पे आएगा डॉट, क्या आएगा, डी वेक्टर आएगा। क्या आएगा, डी वेक्टर आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट डॉट से इस प्रकार प्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, यदि हम दो वेक्टर की बात कर रहे हैं तो दो वेक्टर से हमें एक स्केलर वेक्टर मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है भाई, एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। तो वेक्टर जो आपका फोर्स वेक्टर है और आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा भाई, डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट से ये पता चल गया कि दो वेक्टर्स का यदि हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या मिलता है भाई, स्केलर क्वांटिटी मिलती है, मतलब आपका स्केलर वेक्टर मिलता है। क्या मिलता है, स्केलर वेक्टर मिलता है। ये आपको समझ में आना
चाहिए। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं ये भी हमें समझते हुए चलना है कि आपको दे दिया जाए आपको यहाँ पे गिवन है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना, आपको गिवन है ए वेक्टर और बी वेक्टर, और आपसे बोला गया कि आपको ये फाइंड करना है स्केलर वेक्टर। क्या ये फाइंड करना है भाई? स्केलर वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे भाई? स्केलर वेक्टर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? ए और बी वेक्टर का क्या निकालोगे? डॉट प्रोडक्ट निकालोगे। क्या निकालोगे? डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, क्या स्केलर प्रोडक्ट निकालोगे। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये आपको समझ आना चाहिए कि क्या करना पड़ेगा, मॉड ऑफ ए करना पड़ेगा और मॉड ऑफ बी करना पड़ेगा, और ये आपका कॉस थीटा होगा। बेसिकली कॉस थीटा क्या है यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो आपका क्या कहलाता है? ये आपका क्या कहलाता है भाई? कॉस थीटा के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा क्या है? बेसिकली एक एंगल है, और एंगल कौन सा एंगल है? जो दोनों वेक्टर के बीच का है, ठीक है कि नहीं? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या कहलाएगा भाई? थीटा। और इसको क्या कैसे करके चलोगे? कॉस थीटा लिख के चलोगे, ठीक है ना? ए डॉट के बी वेक्टर। अब ए डॉट के बी है तो यहाँ से स्केलर क्वांटिटी ही मिलने वाली है, तो इसका मतलब आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करके चलोगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा होता है। क्या होता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ सकती है कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, ठीक है? तो कभी कभी तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि ए डॉट बी निकालिए, मतलब ए डॉट बी निकालिए, आपसे बता देगा कि आपको स्केलर वेक्टर निकालना है। तो आपको वेक्टर दिए जा रहे हैं और दो वेक्टर से हमें स्केलर वेक्टर निकालना है, तो हमेशा क्या करोगे? डॉट प्रोडक्ट निकालोगे। और डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि दोनों वेक्टर के बीच में क्या एंगल है, क्या कोण है। तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? कॉस थीटा को यहीं रखना पड़ेगा, और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी का क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपका क्या आ सकता है भाई? यदि हमें एंगल निकालना है, यदि हमें एंगल निकालना है, तो एंगल निकालना है तो क्या करोगे भाई? ये करोगे आप कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर के क्या आ जाएगा? ए वेक्टर डॉट के बी वेक्टर डॉट के बी वेक्टर अपॉन में क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी हम लिख के चलेंगे। ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है कि नहीं? तो आपके दो रिजल्ट आ गए, आपका ए डॉट बी कैसे हम निकालते हैं, और आपका ये भी समझ में आ गया होगा कि हमें यदि एंगल पूछा जाए तो हम एंगल भी आराम से बता सकते हैं। दो पॉइंट हमारे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं, दो पॉइंट हमारे क्या हो गए भाई? क्लियर हो चुके हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? एक बार और रिपीट कर देते हैं, जैसे कि आपसे आपका जो टॉपिक है वो क्या है? डॉट प्रोडक्ट है और स्केलर प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे दो वेक्टर्स का यदि हम क्या कर रहे हैं? रिलेशन बना रहे हैं, और उन दोनों वेक्टर से हमें कोई एक स्केलर वेक्टर मिल जाता है। दो वेक्टर से यदि स्केलर वेक्टर मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई? उसे स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब जैसे कि हमने देखा था कि आपका वर्क है वो क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। तो मतलब आपका फोर्स भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी से हमें क्या मिल रहा है? स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है। दो वेक्टर क्वांटिटी से स्केलर क्वांटिटी मिलता है तो क्या बोल के चलोगे भाई? वो आपका क्या कहलाता है? डॉट प्रोडक्ट कहलाता है और स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू बना के एफ इंटू डी होता है, ध्यान रखना, एफ डॉट डी होता है। कभी भी इसके बीच में इंटू नहीं लगाते हैं, ठीक है ना? क्रॉस नहीं लगाना है, डॉट लगता है, ध्यान रखना है। कभी कभी कई बार पूछा जाता है, ये फिजिक्स में भी पूछा जाता है और मैथ में तो ये ज्यादातर इंपोर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हमें निकालना है डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। यदि एंगल हमें चाहिए दो वेक्टर का, क्या याद रखना है? सीधा कॉस थीटा बना के ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी होता है, ठीक है कि नहीं? तो ये सारा पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है? तो अब आगे चलते हैं कि किस तरह से हम निकालेंगे भाई डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पहले तो कॉन्सेप्ट को समझ के चलो कि हमें ए डॉट भी निकालना है तो किस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया कि आपको गिवन है, क्या गिवन है भाई? कि आपको गिवन है ए वेक्टर, क्या गिवन है? ए वेक्टर। आपसे बोला गया ए वन आई कैप, एक्स अक्ष में है तो आई कैप, आपका क्या आ जाएगा? ए टू जे कैप, ए टू जे कैप प्लस के ए थ्री के कैप, ठीक है? और बी वेक्टर की बात करें तो क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा आपका बी वन आई कैप प्लस के बी टू जे कैप प्लस के बी थ्री के कैप। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए डॉट के बी वेक्टर। और आपसे ये नहीं बोला जा रहा है कि ये किस एंगल पर है। यदि कोई एंगल की कोई चर्चा नहीं हुई है तो आप फिर भी इसका स्केलर प्रोडक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि
एंगल की बात करें तो वहां पे क्या होता है, डायरेक्शन को शो कराता है, और डायरेक्शन को शो कराता है, लेकिन स्केलर वेक्टर के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट भी ए डॉट बी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं ये आपको समझना है। जैसे आपका ए डॉट बी ही निकालना है तो आप क्या लिखोगे भाई, ए वन आई कैप और ए टू जे कैप प्लस के ए थ्री के कैप, इस तरह से लिखोगे और आपको डॉट लगाते हुए चलना है। ये आपका आएगा बी वन आई कैप और ये आ जाएगा आपका बी टू जे कैप और ये आ जाएगा बी थ्री के कैप आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो देखो डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो सीधा सा सिद्धांत है कि आई कैप को आई कैप के साथ गुणा करना है, आई कैप को आई कैप के साथ गुणा कर देना है, जे कैप को जे कैप के साथ कर देना है, के कैप को के कैप के कोएफिशिएंट को गुणा कर देना है, मतलब के कैप में कितना चलता है उससे ही गुणा करना है। ठीक है कि नहीं? तो आई का आई के साथ करोगे तो क्या आएगा, ए वन ए टू आ जाएगा, ए वन बी वन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए वन बी वन, और प्लस लगा है तो ये भी प्लस का ये भी प्लस है तो प्लस आएगा, तो ये आपका आ जाएगा ए टू बी टू आ जाएगा, प्लस आपका आ जाएगा ए थ्री और क्या आ जाएगा भाई बी थ्री आ जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, वेक्टर ऑफ ए डॉट बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए डॉट बी। तो इस तरह से हम निकालते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आई कैप का किसके साथ करना पड़ेगा, आई कैप के साथ, आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, ये आपको समझ में आना चाहिए, और के कैप का के कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। क्या कर देना है, गुणा कर देना है। और गुणा करने के बाद क्या करना है, उसमें आपका एडिशन है तो एडिशन, और यदि शायद नेगेटिव आ रहा है तो शायद नेगेटिव लगा के चलोगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी समझ में आना चाहिए, यदि हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तो अलजेब्रा में जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उनका सबका गुणा होता है, इसका इसका भी गुणा होता है, इसका इसका भी गुणा होता है, इसका इसका भी गुणा होगा। तो फिर जे कैप और आई कैप का जो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो फिर ये क्यों नहीं लिखा, ये भी रीजन है क्यों नहीं लिखते हैं। और यहाँ पे ये क्यों नहीं लिखा कि आपका आई कैप का जब के कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो इसका मान क्यों नहीं लिखा, इसका रीजन है आपको समझ में आएगा आगे चल के। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे पहले सॉल्व करना सीखना है कि ए डॉट बी हम निकालते कैसे हैं, कि आई का आई कैप के साथ जे और आपका जे कैप के कोएफिशिएंट के साथ गुणा करना है, और के कैप का जो दूरी है उसके साथ आपको गुणा करते हुए चलना है और उसको जोड़ देना है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। तो ये आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पे समझना है, जैसे कि आपको ए वेक्टर दिया गया भाई 2 आई कैप प्लस के 3 जे कैप प्लस के 4 के कैप, और आपसे बी वेक्टर बोला गया भाई 3 आई कैप प्लस के 4 जे कैप प्लस के 5 के कैप। आपसे बोला गया कि भाई बताइए ए डॉट बी क्या है, ए डॉट बी क्या है। तो आप पहला स्टेप ये लिख के चलोगे, क्योंकि बोर्ड वाले जितने भी बच्चे हैं, बोर्ड वाले जितने भी बच्चे हैं वो पूरा नोट करके चलोगे हर एक चीज को। ठीक है, क्योंकि वहां पर एक एक स्टेप चेक किया जाता है, एक एक स्टेप चेक किया जाता है, तभी आपको वहां पर मार्क्स मिलेंगे। यदि कंपटीशन वाला बच्चा है तो वो डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकता है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन यदि हमें बोर्ड को भी साथ में लेते चलना है और कंपटीशन का भी सिलेबस कवर कराना है तो ये सारी चीजें हमें आपको बताते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में हर एक चीज आपको लिखना होगा। आप वहां पर किसी को बोलकर समझाने वाले नहीं है, बोर्ड में आप केवल और केवल क्या करेंगे, लिखकर ही सारी चीजें समझाने वाले हैं। तो आपको वो सारी चीजें लिखते हुए चलना है जो आप हर एक स्टेप लेते हुए चल रहे हैं, क्या आपने कैसे सॉल्व किया है, उस सारी चीजों को लिखते हुए चलना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर जो चेक करने वाले हैं वो आपकी बातों को समझ पाएंगे। आपके लिए केवल और केवल समझाने के लिए लिखने का तरीका है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि आप ऑफलाइन क्लासेज है या आप क्लासेज में रहते हो या डिस्कशन करते हो तो वहां पर आप अपने लैंग्वेज से समझा सकते हो, बोलकर समझा सकते हो, लेकिन आपको जब एग्जाम करना होगा, अब आपको वहां बोर्ड के कॉपी या टेस्ट पेपर देना पड़ेगा, तो पेपर के टाइम पर आपको केवल और केवल लिखकर ही सारी चीजें समझानी पड़ेंगी। आप किसी को बोलकर नहीं समझा सकते हो। ठीक है कि नहीं? तो ये सारी चीजें समझना पड़ेगा, केवल लिखने पर ज्यादा ध्यान देना है ना, हर एक स्टेप कैसे कैसे आपको फॉलो करना है वो सारी चीजें भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखोगे ये लिख के चलोगे भाई ए डॉट बी, तो आपका ए वेक्टर क्या है, ये दे रखा है, बी वेक्टर आपको ये दे रखा है, तो आपको करना क्या है, इसके बाद डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो आई कैप का आई कैप के साथ गुणा कर देना है, 3 का 2 के साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। साइन कैसा है, जे प्लस तो जे प्लस तो प्लस का आ जाएगा, 3 का गुणा 4 के साथ करोगे तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा, और 4 का 5 के साथ करोगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। तो इसको जब सम करोगे तो कितना आएगा भाई, ये आपका 38 आ जाएगा। यही आपका क्या होता है, आपका ए डॉट बी आता है, जो कि आपका स्केलर है। क्या है, स्केलर आपका वेक्टर है, ये क्या है, स्केलर वेक्टर है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आई का आई कैप के साथ में गुणा कर देना है, जे कैप का जे कैप के साथ में गुणा कर देना है, के कैप का के कैप के साथ में गुणा करना है। जैसे कि 3 का 2 के साथ 6 किया, 4 का 3 के साथ करोगे तो 12 और 5 का 4 के साथ करोगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब इसको ही हम एक और एग्जांपल से समझते हैं, जिससे कि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए, जिससे कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए, ये आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन दिया गया, देखो यहाँ पे साइन का भी थोड़ा सा अंतर पड़ सकता है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे सब पूरा जो डाटा लिया था पॉजिटिव साइन के साथ लिया था, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस तरह का भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे आपसे बोला जाए ए वेक्टर है 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप और माइनस का 4 के कैप। इसी तरह से आपको बी वेक्टर है और यहाँ पे आया आपका माइनस का 3 आई कैप और यहाँ पे प्लस का 2 जे कैप और माइनस का आपका 3 के कैप आपको दे रखा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो यहाँ पे अब की बात क्या है, देखो आपके जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव डायरेक्शन में भी चल रही है, क्योंकि अब जे कैप की बात करोगे तो ये आपका क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में 3 चल रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव भी चल सकता है। आपको पहले ही बता दिया था कि डायरेक्शन आपकी कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन हो सकती है 3, और आपका इनका अपोजिट भी हो सकता है, और आपका एक्स एक्सिस का भी आपका अपोजिट हो सकता है, वाई एक्सिस का अपोजिट और जेड एक्सिस का अपोजिट, तो 3 आपके अपोजिट हो सकते हैं। तो ओवरऑल कितने हो गया बाकी आपके 6 डायरेक्शन होती हैं, 6 आप तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया कि आपका नेगेटिव साइन के साथ भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे आप किस तरह से ए डॉट बी निकालोगे, पहला स्टेप ए डॉट बी लिखोगे, फिर आपको ए कितना दे रखा है 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप माइनस का 4 के कैप, और डॉट निकालना है, आपको लिखना है माइनस का 3 कैप आई कैप और प्लस का 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो करना क्या है, करना ये है आई कैप का आई कैप के साथ गुणा कर देना है। आई कैप में वो कितना चलता है उसका, और आई कैप में वो इधर कितना चला है उसका गुणा कर देना है। ये आपका 2 है, ये माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 दे रखा है, ठीक है कि नहीं, प्लस का 2 है, तो प्लस और माइनस करोगे तो क्या आता है, माइनस आता है। ये चीजें तो आपको समझ में आनी चाहिए कि प्लस का गुणा प्लस से करोगे तो प्लस, प्लस का गुणा माइनस से करोगे तो माइनस, माइनस का गुणा प्लस से करोगे तो क्या आएगा माइनस, और माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस आता है। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ये माइनस और ये प्लस, तो क्या आएगा माइनस आएगा, और 3 दूनी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का, तो आंसर माइनस, तो ये आपका 3 दूनी 6 आ जाएगा। ये माइनस का ये भी माइनस का, तो क्या आ जाएगा भाई, ये आपका प्लस हो जाएगा, और ये आपका चातिया बाहर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये आपका माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस के 12 और माइनस के 12 और प्लस के 12, तो ये कट जाएगा, ओवरऑल कितना आएगा 0 आ गया। आपका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है कि नहीं? एक चीज हमें आप समझ के चलना है, यदि ए डॉट बी 0 आता है, यदि ए डॉट बी 0 आता है तो ये दोनों वेक्टर्स को क्या बोला जाता है, इन दोनों वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, ये भी हमें अभी समझ लेना है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था भाई, ए डॉट बी तो आप निकालना सीख गए, आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। 2 एग्जाम्पल्स है, और सारे एग्जाम्पल हम करके चलेंगे, जो आपका अगला सेशन आने वाला है उसमें सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं। उस सेशन को आप मिस मत कीजिएगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो उन क्वेश्चनों को जरूर करिए, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है कि नहीं? किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह का आपका पैटर्न रहता है, ये सारी चीजें उसी क्लासेस के अंदर की जाती हैं, जो कि आपका टाइटल रहता है कि आपका क्या रहेगा, एग्जाम्पल बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो आपके जो कराए जाते हैं ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के बाद कराए जाते हैं। तो इसके बाद आप यहाँ पे ध्यान दो कि आपको ये पता है कि ए डॉट बी बराबर के क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी होता है। क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी होता है, और ये क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है। अब कहीं ना कहीं आपको थीटा की दिक्कत आने वाली है, थीटा की दिक्कत आने वाली है, तो यहाँ पे कंडीशंस होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, स्टार पॉइंट बना लेना है, यहाँ से आपको ये सारी चीजें समझते हुए चलना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे समझ के चलो, ये आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर है। यदि ए और बी वेक्टर आपके क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हो, है ना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर पैरेलल, आर पैरेलल, पैरेलल मतलब क्या है, समांतर। यदि ये आपके क्या है समांतर है, तो एक दूसरे के समांतर है, तो आप ये बताइए कि इनके बीच में कौन क्या रहता है। ये आप बताइए, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल है। अब पैरेलल है तो क्या एक दूसरे को कभी कट करेंगे, नहीं कर सकते, और जब कट नहीं कर सकते तो क्या इसके बीच में कोई कोण हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जब इसका कोई कोण ही नहीं है तो आप क्या बोलोगे कि आपका जो एंगल है वो बेसिकली क्या है, थीटा बराबर के 0 डिग्री है। क्या है, थीटा बराबर के 0 डिग्री होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यदि डायरेक्शन सेम हो और आपका पैरेलल हो, तो पैरेलल है तो आपका आंसर थीटा बराबर के क्या होता है 0 डिग्री होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए।
तो आपको यहाँ पे ये भी समझ लेना है कि यदि एंगल 0 डिग्री है तो इसका मतलब ये भी है कि ये ए और बी वेक्टर कैसे है, एक दूसरे के पैरेलल है। ये दोनों ही चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ये एक दूसरे से रिलेट करती है। या तो आप ये कहो कि ए और बी दोनों ही पैरेलल है, समांतर है, तो इसका मतलब थीटा क्या है, 0 है। या आपसे ये बोल दिया जाए कि थीटा यदि 0 है तो ये बताओ कि ए और बी क्या है, तो जब आप डायरेक्ट समझ जाओगे कि ए और बी के आपके क्या है भाई, पैरेलल है और समांतर है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तब cos 0 की वैल्यू, अब ध्यान से समझो, डिग्री क्या है आपकी, 0 डिग्री है, मतलब कोण आपका 0 है, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है ये आपको समझ में आना चाहिए। त्रिकोणमिति के आपको रिजल्ट याद आने चाहिए, त्रिकोणमिति के रिजल्ट आने चाहिए। आपको त्रिकोणमिति के टेबल मैं बना के दूंगा अभी, इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद, इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद त्रिकोणमिति के टेबल का यूज ज्यादातर होता है, उस टेबल को हम जरूर करके चलेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है कि नहीं? तो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये सारी चीजें दिख रही होंगी, ठीक है? तो आपने देखा कि a डॉट बी बराबर का आपका आ जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और cos 0 डिग्री, और cos 0 की डिग्री का मान क्या होता है भाई, 1 होता है। cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि a डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, केवल और केवल मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी होता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। एक रिजल्ट आपको ये याद रखना है। दूसरा रिजल्ट आपका ये हो सकता है कि यदि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, क्या है भाई, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब आपका लंबवत है, इसका मतलब क्या है, लंबवत है। तो लंबवत है तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि वेक्टर एक दूसरे के इस तरह से है, ये इस तरह से वेक्टर दे रखे हैं, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है कि नहीं? तो ये कितने एंगल पर है, आपका 90 डिग्री पर है। कितने एंगल पर है भाई, ये आपका 90 डिग्री पर दे रखा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। यदि ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर है तो आपका एंगल परपेंडिकुलर है, तो इसको मुझे समझ में आना चाहिए कि ये 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री है। यदि ए और बी आपका परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो समझ में आना चाहिए कि आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। ये भी आपको समझ में आना चाहिए, यदि एंगल आपका 90 डिग्री है तो आपके जो ए और बी वेक्टर है वो एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं। ये बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है? इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये भी समझ में आ गया, क्या आ गया भाई, कि आपका जो ए डॉट बी है, ए डॉट बी है वो क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर के 90 डिग्री है, तो cos 90 की डिग्री क्या होता है, तो cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा भाई, 0 होता है। cos 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है, ठीक है? तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि यदि ए वेक्टर मॉड ऑफ ए और आपका मॉड ऑफ बी है तो cos 90 डिग्री, और cos 90 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसका मतलब ये आया कि ए डॉट बी जब निकालते हो, ए डॉट बी जब निकालते हो आंसर क्या आता है, 0 आता है। यदि आप ए डॉट बी निकालते हो आपका आंसर क्या आता है, 0 आता है। क्या अभी हमने एक एग्जांपल किया था, ये एग्जांपल जब हमने किया था, इसी एग्जांपल से रिलेटेड हमने यहाँ पे ये इंपोर्टेंट रिजल्ट बनाए हैं, जो कि आपको 3 स्टार देते हुए चल रहा है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर बार ये 2 कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल बनता ही है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको ए डॉट बी किया, अब ए डॉट बी करने के बाद क्या आया, 0। तो देखो ए डॉट बी जब भी 0 होता है तो ये आपके दोनों वेक्टर्स ए और बी वेक्टर, ए एंड बी वेक्टर, ये एक दूसरे के कैसे हैं, 0 जब आता है जब एक दूसरे के कैसे हो, परपेंडिकुलर हो। तो ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ठीक है कि नहीं? क्या आ रहा है भाई, परपेंडिकुलर आ रहे हैं, लंबवत है, क्या है, लंबवत है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि बताओ ए डॉट बी, आपसे ये केवल ये पूछेगा कि दोनों वेक्टर्स क्या हैं, ए और बी दोनों वेक्टर क्या हैं, तो परपेंडिकुलर है या आपके पैरेलल है, समांतर है, ये आपसे ऑप्शन में दे सकता है। तो कई पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता के चलोगे, जब ए डॉट बी आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आपका क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और यदि आपका ए डॉट बी जो है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के बराबर आता है, तो ध्यान रखना है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। ये सारी चीजें आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है? तो ये तो आपके चर्चा हो गई भाई ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, और ए डॉट बी से रिलेटेड हमारा क्या कॉन्सेप्ट रहता है। ये आपके 2 कॉन्सेप्ट रहते हैं, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। यदि उसने केवल ये बोल के चल दिया पैरेलल है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका ए डॉट बी बराबर के मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी होता है।
यदि उसने ये बोल दिया कि ये परपेंडिकुलर है तो ये भी समझ में आना चाहिए कि ए डॉट बी जो होगा आपका जीरो होगा, ए डॉट बी क्या होगा भाई जीरो होगा, ठीक है कि नहीं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी हम करके चलते हैं, इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं भाई, ये भी हमें समझना है कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये आपको दोनों रिजल्ट याद रखने हैं। अब देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आपसे बोला गया भाई कि आपका ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, ठीक है, और आपसे बोला गया कि आपके सामने एक बी वेक्टर है और वो भी आपका आई कैप माइनस के जे कैप और प्लस का के कैप है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आपके दो वेक्टर्स हैं और आपसे ये बोला गया है कि आपका जो ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर्स हैं आर पैरेलल है, ये आपके एक दूसरे के पैरेलल है, तो आपका क्या आंसर आने वाला है। नहीं, यहाँ पे एक चीज और डाल के चलो, यहाँ पे एक चीज डाल लो लैम्डा, क्या मान के चलो भाई लैम्डा और मान के चलो, एक वेक्टर में आपको लैम्डा और दे रखा है, ठीक है, तो आपको बोला गया ए एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, तो आपको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा आपका क्या रहने वाला है। दूसरा पॉइंट आपका ये बनेगा, दूसरा पॉइंट आपका क्या बन सकता है भाई, दूसरा पॉइंट आपका ये बन सकता है कि यदि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, यदि आपका ये दे रखा है, क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर रहने के बाद आपसे पूछा जाए कि लैम्डा का मान क्या आने वाला है, ये आपके दो क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेक्टर में ए में या बी में कहीं ना कहीं आपको एक वेरिएबल दे दिया जाएगा और वेरिएबल का ही आपसे क्या पूछा जाएगा, मान पूछा जाएगा, और आपको बोल दिया जाएगा कि ए और बी जो है वो आपके पैरेलल है, तो आप क्या कैसे सॉल्व करोगे, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर है तो लैम्डा का क्या मान आने वाला है ये बताइए, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन बन सकती है। इसके साथ आप कैसे सॉल्व करोगे यहाँ पे समझ में आना चाहिए। यदि पहली कंडीशन को हम देख रहे हैं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, यदि आपके दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि आपका ए डॉट बी जो आएगा, ए डॉट बी जो आएगा वो आपका मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि जब पैरेलल है तो थीटा बराबर के 0 डिग्री होता है, और जब थीटा बराबर के 0 डिग्री होता है तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। टेबल के बारे में भी बातें करेंगे, इन क्वेश्चनों को करने के बाद हम त्रिकोणमिति की जो आपकी टेबल होती है उस टेबल को भी करेंगे, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट रिलेट कर जाए और आपको ये समझ में भी आना चाहिए कि इन एंगल का क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और कब कब यूज हो सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। जब भी यूज हो, कहीं भी ये यूज होते हैं तो आपको हर जगह टेबल बना लेनी चाहिए। किस तरह से बनाते हैं, क्या क्या रिजल्ट रहते हैं, वो सारी चीजें हम बना के बताएंगे आपको, तो आपको क्लास को बने रहना है। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आपके लिए इतना ज्यादा मेहनत किया जा रहा है तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इसके साथ बने रहना है और इसी तरह से आपको डाउट को अपने क्लियर करते हुए चलना है। कोई भी आपका डाउट हो तो वो डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब ए एंड बी आधा पैरेलल है तो आपका ए डॉट बी आगे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी हो जाएगा, तो यहाँ पे कंडीशन को आपको फॉलो करना है। तो अब ए डॉट बी क्या है, देखो आपका ए वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप और प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप, इसके बीच में डॉट निकालना है, ये आपका लैम्डा आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप है, और बराबर के आपको क्या करना है, मॉड निकालना है। तो मॉड ऑफ ए करोगे तो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ पे भी आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका मॉड ऑफ बी निकालना है तो आप रूट निकालोगे और ये आपका क्या आ जाएगा, लैम्डा पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये सभी चीजें हम पहले बता चुके हैं, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किस तरह से हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, किस तरह से मॉडुलस निकालते हैं, ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। तो यदि किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आप पिछले लेक्चरों को देख सकते हैं, जो सेशन अब तक हुए हैं उन सभी लेक्चरों को आप सीक्वेंस वाइज देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। यदि आप बीच से देख रहे हो तो आप पहले उन सभी वीडियो को देखिए जो पहले वीडियो बन चुकी हैं और आपके जो कॉन्सेप्ट पहले हो चुके हैं, ठीक है, उनका पहले आप रिवीजन कीजिए, उसके बाद ही आप इन वीडियो को देखिए।
जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आए। अब यहाँ पर आपको कोई दिक्कत आ रहा है कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, तो ये तो सारी चीजें हमारी पहले सेशन में हो चुकी है, फिर उस पर हम जब दोबारा से टाइम वेस्ट क्यों करें, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप समझ के चलो, यदि हमें इसका डॉट निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। अब -1 का इस +1 से करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का प्लस से करते हैं तो यहाँ पे 1 है और ये भी 1 है, तो 1 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो क्या है, मॉड है और ये भी मॉड है। ठीक है, ये आएगा 1 1 + 1 + 1, तो ये आपका आ जाएगा √3। इसी के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, रूट के अंदर आ जाएगा आपका λ² और आपका आ जाएगा +2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखोगे 1 से 1 कट जाएगा। अब देखो यहाँ दोनों पर रूट है, तो दोनों पर रूट है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई कि ये दोनों पर रूट है तो दोनों को रूट कर लेते हैं, एक ही रूट के अंदर दोनों को ले आते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि यदि √3 × √2 हो तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रूट इंटू 3 × 2, तो इसका मतलब यही होता है आपका, क्या होता है, √6 होता है। तो आपने देखा होगा कि √6 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग रूट है तो उसको एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि रूट आया है तो स्क्वायर से ही आप रूट को हटा सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड्स स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोलते हैं, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। ठीक है, आप इस तरह से लिख के चलोगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाले तो ये लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, जब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, λ² आ जाएगा, और स्क्वायर से आपका स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या भाई, यहाँ पे बचेगा 3 λ² प्लस का 2 बचेगा। ठीक है कि नहीं, ये आपको बचने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको ये जो आपका जो है विजिबल नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, इस जगह कर देते हैं, आपको यहाँ पे नोट कर लेना है कि आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, λ² = 3 λ² प्लस का 2। तो यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो λ² ये आपका आ जाएगा 3 λ² प्लस के कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। अब लैम्डा वाले को इधर लेके आओगे और इसको इधर लेके आओगे तो ये आपका आ जाएगा 2 λ² = -6, और λ² क्या आएगा, -3 आ जाएगा, और लैम्डा बराबर के -3 का आ जाएगा रूट। और देखो यहाँ पे रूट के अंदर -1 कभी भी आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। या तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप 11th में पढ़ के आते हो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आपको आयोटा के बारे में बता दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि √3 × -1, तो -1 रूट के -1 आएगा और 3 आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आएगा, इसका आ जाएगा √3 आयोटा। तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी भाई, √3 आयोटा आ जाएगी, प्लस माइनस के आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, दो सॉल्यूशन आते हैं प्लस माइनस में, रूट के अंदर जितनी भी संख्या आती है और उनका क्या आ जाता है, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आंसर आते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आपके जो लैम्डा के सॉल्यूशन आए हैं वो कैसे हैं, इमेजिनरी है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि आयोटा है तो आयोटा में क्या होता है, इमेजिनरी आते हैं, सभी रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यदि आपसे ये बोला जाए कि आपको पैरेलल है, ए एंड बी आपके पैरेलल वेक्टर है, तो आपको ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है, ए डॉट बी बराबर के मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कंडीशन फॉलो करना है, और इससे आप किसी भी वेरिएबल का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कंडीशन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, कंडीशन का ही यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अब यहाँ पे आपसे बोला गया था कि दूसरे क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि ये परपेंडिकुलर है, क्या है, आपसे बोला गया कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है तो आपको ये भी समझना पड़ेगा भाई कि परपेंडिकुलर होता है तो उसके लिए हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या कंडीशन बताई थी, तो आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए भाई, क्या पता होना चाहिए, कंडीशन पता होना चाहिए, जबकि दोनों कंडीशन आपको करा दी है। ठीक है, तो आपको जब बताया है कि परपेंडिकुलर है ए एंड बी, दूसरा सवाल है आपका दूसरा, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, जब आपके ए एंड बी आर परपेंडिकुलर हैं, आपके लंबवत हैं, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका ए डॉट बी जो है वो क्या होता है, 0 होता है। ए डॉट बी क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि कि परपेंडिकुलर की जो कंडीशन होती है वो थीटा बराबर कितना होता है, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है भाई, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ये आपको समझ में आना चाहिए। यदि इसका हम गुणा करते हैं तो आंसर 0 आता है।
तो ए डॉट भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, उसमें बोल दिया है। तो आपको लैम्डा की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है भाई, लैम्डा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकालोगे ए डॉट बी बराबर के 0। तो ए वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, इसके बीच में हमको डॉट निकालना है, तो आपका डॉट आएगा लैम्डा आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप। जब बराबर में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आई कैप का आई कैप के साथ करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा, जे कैप का जे कैप के साथ करेंगे -1 आएगा, के कैप का के कैप से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा इक्वल टू 0 आएगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ आपका 0 आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू बेसिकली क्या है, 0 है, ठीक है। एक्स अक्ष में वो चलता ही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले पॉइंट में यदि ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे ये चलने वाला नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए। एक और चीज परपेंडिकुलर पहचानने के लिए एक और चीज आप देख सकते हो कि यहाँ पे यदि इसका 0 है तो ये आपको 1 आ जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो एक भी आपका नेगेटिव होता है ना, ऐसे बना सकते हो। ये क्या है, डायरेक्ट पूछा जाता है, आप डायरेक्ट पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन भी आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो याद सा हो जाएगा, है ना। तो लेकिन याद होना, आपको कॉन्सेप्ट का आना जरूरी है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे ही ज्यादा फोकस करना है, आपको डायरेक्ट नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपका ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने क्या किया था भाई, टेबल के बारे में आपको बताया था, है ना। तो आपका त्रिकोणमिति में जितने भी आपके एंगल्स होते हैं वो ज्यादातर इंपोर्टेंट होते हैं। इंपोर्टेंट क्यों है, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर में आपसे पूछा जाता है। आप फिजिक्स से यदि पढ़ोगे तो फिजिक्स में तो सबसे ज्यादा टेबल से रिलेटेड बातें की जाती हैं, और टेबल आपको याद होनी चाहिए, है ना। जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिगोमेट्रिक टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक आप क्या बोल सकते हैं, एंगल्स टेबल, क्या बोल सकते हैं, एंगल्स टेबल बोल सकते हैं। मतलब आपके एंगल की जो टेबल्स होती हैं वो हमें ध्यान रखना है। आपके एंगल कौन कौन से हमें याद रखने होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। आपका जो एंगल्स है वो आपको याद रखना है 0 डिग्री, और आपको याद रखना है 30 डिग्री, इसके बाद आपको याद रखना है 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन एंगल्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इन एंगल्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये सब जगह काम करते हैं, सभी जगह यूज होते हैं, ये सभी जगह यूज होते हैं। अब यहाँ पे आपको लिख देते हैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस आपके कितने होते हैं, 6 होते हैं, ये आपको बता दिया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है कि नहीं। ये आपके क्या होते हैं, 6 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के आपको क्या है, टेबल बनानी है और ये आपको याद रखनी है, हर जगह यूज होता है, याद ध्यान रखना। ये फिजिक्स में भी यूज होता है और आपका मैथ में तो ये सब जगह यूज हो सकता है। ये जरूरी नहीं है केवल और केवल त्रिकोणमिति के वाले चैप्टर में ही यूज हो, ये जरूरी नहीं है, आपको कहीं भी ये यूज हो सकता है। आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, ये हमें आपको ये सब जगह काम करता है, सब जगह, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा आपका साइन थीटा, यहाँ पे आपका कॉस थीटा, और ये आपका क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा भाई, इसी तरह से ये सभी एंगल्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी एंगल्स हमारे आने वाले हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे आपके कौन कौन से एंगल हो गए हैं, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, कॉट थीटा आ जाएगा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कॉट थीटा, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेक थीटा, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कोसेक थीटा, ठीक है। ये आपको विजिबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रहा होगा कि कोसेक थीटा आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो कोसेक थीटा का हम अलग से कर देते हैं, आपको ध्यान देना है। कोसेक थीटा का यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप क्या करोगे, कोसेक थीटा को इधर की तरफ लिख के चलोगे। यहाँ पे हम लिख देंगे भाई कोसेक थीटा, किसकी जगह पे लिखेंगे भाई, कोसेक थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं। और कोसेक थीटा का क्या है, यहाँ पे आप 0 डिग्री, यहाँ पे आप 30 डिग्री, यहाँ पे आपका 45 डिग्री, यहाँ आपका 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। तो आप इस तरह से कोसेक थीटा का भी याद कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और देखो टेबल यदि आप भूल जाते हो, बाई चांस आपको याद नहीं है, तो आपको बनाने की ट्रिक्स आनी चाहिए। अब जब बनाने की ट्रिक्स आपको पता है तो आप कभी भी टेबल को बना सकते हैं। पहले आपको क्या कर देना है, 0 की जगह पर आपको लिख लेना है भाई, 0 की जगह पर आप क्या करोगे, आपका 0 की जगह पर आपको यहाँ पे 0 कर देना है, 0 की जगह पर आप 0 करोगे, फिर इसके बाद आप 1 लिखोगे, फिर 2, और फिर क्या लिखोगे 3, और ये कितना है 4 है। टोटल कितने हैं, 4 है। टोटल कितने हैं आपके, 4 हैं। और जितने आपके नंबर्स हैं, जितने आपके एंगल्स हैं, ये 4 एंगल्स हैं, तो
4 एंगल्स हैं, ठीक है कि नहीं। एंगल्स आपके टोटल 5 है, लेकिन जीरो को काउंट करोगे तो आपके 5 ही हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब इसमें 4 है, 4 वाला लास्ट नंबर है, तो उसी से क्या कर देना है, भाग दे देना है। उसी से आपको सब में भाग दे देना है, उसी से सब में आपको क्या कर देना है, भाग देना है। और भाग देने के बाद सब पे लगा देना है स्क्वायर रूट, सब पे क्या लगा देना है, स्क्वायर रूट। आप सब पे क्या लगा देना है, स्क्वायर रूट लगा देना है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आ रहे हैं वो आपके साइन थीटा के रिजल्ट आ जाएंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 इनके मान आ जाएंगे, ठीक है। जब 4 के बाद 0 में दोगे तो क्या आएगा, 0। जब 1/4 है, स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहाँ पे आपका 1/, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2। 2 से आप 4 को कट करोगे 2 बार, तो आपका क्या आ जाएगा भाई, 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको √3 तो √3 ही रहेगा, लेकिन आप 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा भाई, 2 आ जाएगा। 4 से 4 काटोगे तो 1 आएगा। तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब कॉस थीटा आपको निकालना है तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, साइन थीटा के उल्टा याद रखना है। साइन थीटा का क्या रखना है, उल्टा। जैसे कि 90 है तो 0 पे क्या दे देगा, ये 1 देगा। 0 पे क्या आएगा, क्या देगा, 1 देगा। और 60 पे जो आपका साइन थीटा 60 को दे रहा था, वही कॉस 30 डिग्री पर वैल्यू देगा। कितना देगा, 30 डिग्री पर, √3/2। जितनी वैल्यू वो 45 डिग्री पर साइन दे रहा था, उतनी ही वैल्यू आपका कॉस भी उतना ही वैल्यू देगा। यदि हम साइन जो है 30 डिग्री पर दे रहा था, तो कॉस उसी वैल्यू को 60 डिग्री पर देता है, जो आपको समझ आना चाहिए, 1/2। जो साइन थीटा 0 डिग्री पर 0 दे रहा था, तो उसी तरह से आपका कॉस थीटा जो है वो 90 डिग्री पर 0 देता है, ये आपको याद रखना है। ये उल्टा हो जाता है, बिल्कुल उल्टा कर देना है। टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप क्या करोगे भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करोगे तो 1 का भाग 0 में दोगे तो क्या आएगा, 0। और 1/2 और √3/2 का भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। इसमें √3 से आपका 1/√2 से भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। √3/2 और 1/2, 2 से 2 कटेगा तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका √3 आएगा। अब 0 का भाग यदि किसी भी संख्या में देते हैं तो इनफाइनाइट आता है। कॉट की बात करोगे तो आप उल्टा लिख देना है, इनफाइनाइट आएगा, या आपका √3 आएगा, या आपका 1 आ जाएगा, या आपका 1/√3 आएगा, या आपका 0 आ जाएगा। सेक थीटा की बात करते हैं तो सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो आप उल्टा करके देखो, यहाँ पे नीचे 1 होगा, अब 1 को ऊपर ले जाओ, 0 को नीचे लेके जाओगे तो इनफाइनाइट आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/0 आ जाएगा। क्या साइन थीटा है, तो सॉरी कॉस का देखो, कॉस का, क्योंकि सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस क्या है, 1 है, 1 के नीचे 1 आएगा, तो 1/1 क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 2/√3 आ जाएगा। इसका उल्टा करोगे तो √2 आ जाएगा। इसका उल्टा करोगे तो 0। इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी। तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और 0 का उल्टा करते हैं तो 1/0, तो इसका मतलब इनफाइनाइट आएगा। तो कोसेक का क्या होता है, उल्टा। जो आपका सेक 90 पे मान देगा, वही कोसेक 0 डिग्री पर मान देगा, इनफाइनाइट। अब यहाँ पे 30 पे क्या देगा, 2, और 45 पे आपका क्या देता है, √2, और 60 पे आपको क्या दे देगा, 2/√3, और आपको 90 डिग्री पर क्या देता है, 1 देता है। तो ये आपका ट्रिगोमेट्रिक एंगल्स टेबल है, जो कि सब जगह यूज होती है। फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज होती है, ये आपको याद ही रखना है, ओरल याद रखना है। यदि आप कभी भी भूल जाते हो तो आप इस पैटर्न से आप बना सकते हो, आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है कि नहीं। अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो आपका टॉपिक क्या है, डॉट प्रोडक्ट, उस पर ही हम चर्चा करते हैं। क्योंकि ये लिंक कर रहा था, इस वजह से हमें इसको कराना पड़ रहा है, क्योंकि ये जरूरी है। त्रिकोणमिति की टेबल आपको आना बहुत जरूरी है। अब आपका पूरा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। यदि हमें cos 0 का मान चाहिए तो क्या होता है, cos 0 का मान 1 होता है। किस तरह से होता है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको ये सारी कंडीशन बता दी है, और ए डॉट भी आपको बता दिया है किस तरह से आप ए डॉट भी निकाल सकते हैं। अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि यदि आपको ए और बी वेक्टर दे दिया जाए, यदि आपको ए और बी वेक्टर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसके बीच का एंगल क्या है, या आपसे ये बोल सकता है कि आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया जा रहा है और दोनों ही वेक्टर एक दूसरे से किसी एंगल पर स्थित है।
किसी एंगल पर स्थित है। तो आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा एंगल दिया हो, दूसरा एक क्वेश्चन बन सकता है एंगल दिया हो, ठीक है कि नहीं। अब एंगल दिया हो तब आपको ए डॉट भी पूछ सकता है, एंगल दिया हो तो आपसे ए डॉट भी पूछ सकता है, उससे रिलेटेड और सारी बातें कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ए डॉट भी तो आप निकाल ही सकते हो। और दूसरी चीज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और इसमें भी वेरिएबल देकर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको डरना नहीं है। लेकिन आपके जो सिलेबस की बात करें, यदि हम 12th लेवल की बात करते हैं तो वहां पर आपका जो बोर्ड है उतना ही पूछ पाता है, ज्यादा नहीं पूछेगा। आईआईटी में इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को क्रिटिकल बना दिया जाता है। कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है, तो आपको दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये बन सकता है कि आपसे एंगल पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, एंगल पूछा जा सकता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, पूछा जा सकता है। तो पहले तो आपको एंगल दिया जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपसे एंगल पूछा जाए। क्या पूछा जाए भाई, एंगल पूछा जाए। अब आपको यहाँ पे एंगल दिया गया हो और ए डॉट भी निकालना है, तो वो आप किस तरह से निकालोगे, ये आपको पहले प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे कि आपका ये है ए वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दे रखा है, और आपको यहाँ पे बी वेक्टर आपको कुछ ना कुछ दे रखा है, जैसे कि आपको यहाँ पे आई कैप और माइनस का जे कैप प्लस का के कैप आपको दे रखा है। अब आपसे बोला गया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर किस एंगल पर है, वो आपका 60 डिग्री एंगल पर दे रखे हैं। दोनों ही वेक्टर कैसे हैं, 60 डिग्री पर है। तो आपसे पूछा गया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होने वाला है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होने वाला है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहां से आप डायरेक्ट आपको याद होगा कि ए डॉट बी हमारा क्या होता है, पूरा आप रिजल्ट याद रखोगे। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो आपको यहाँ पे ये भी पता है कि मॉड ऑफ ए कैसे निकालोगे, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए निकालने के लिए आपको क्या करना है, रूट लगाना है। ए वेक्टर आपको दे रखा है 2, तो देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे प्लस ये आप करोगे 3 का स्क्वायर, और ये आपका क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। देखो किसी को मॉडुलस निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो आप पिछले वाले सेशन को जरूर देख सकते हैं, उन सभी सेशन में ये सारी चीजें बताई गई हैं, उनको बिना देखे आप डायरेक्ट इन सबको नहीं कर सकते हैं, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। यदि हम बात करें बी वेक्टर की, तो बी वेक्टर आपका दे रखा है, आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये -1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा प्लस के 1 का स्क्वायर आ जाएगा। और cos 90 आपका कितना डिग्री पर है, थीटा जो है आपका 60 डिग्री है, तो ए और बी जो है वो कितने डिग्री पर है, आपके 60 डिग्री पर दे रखे हैं। कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 4, ये आपका आएगा 9, ये आपका आएगा 16, ये आपका आएगा 1 प्लस 1 और प्लस 1। cos 60 की वैल्यू आपकी क्या होती है भाई, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 25 रूट 29 आ जाएगा, और इसको करोगे तो √3 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। और ये आपका क्या होता है, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब रूट में हम लिख सकते हैं, इसका आ जाएगा 27, और ये आपका आ जाएगा 87/2, ठीक है। तो ये आपका ए डॉट बी आ गया, क्या आ गया भाई, ए डॉट बी आपका आंसर आ गया है। तो आपका ए डॉट बी क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, √87/2, √87/2, ठीक है। यदि आपको कोई भी एंगल दिया जा रहा है और आपसे पूछा जाए ए डॉट बी क्या होगा, तो आप आराम से बता सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, एंगल पूछा जा सकता है। अब एंगल पूछा जा सकता है तो आप किस तरह से एंगल निकालोगे, ये भी आपको समझना है, किस तरह से आप एंगल निकालोगे, ठीक है। तो हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको एग्जांपल दिए जा रहे हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियरिटी रहे, आपको किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपका है, दूसरा कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं एग्जांपल, जैसे कि आप समझ के चलो ए वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप, और आपको जो बी वेक्टर दे रखा है आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप दे रखा है। अब आपसे बोला गया कि ए एंड बी के बीच का जो एंगल है वो क्या है, आपसे एंगल पूछा जा रहा है। अब एंगल जो पूछा जा रहा है तो इसका मतलब आपसे थीटा पूछा जा रहा है, एंगल जो पूछा जा रहा है तो इसका मतलब थीटा आपसे पूछा जा रहा है, तो एंगल पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है।
अब यहाँ पे आपसे ये पता ही है आपको कि ए डॉट बी जो होता है वो बराबर के क्या होता है, मॉड ऑफ ए होता है और मॉड ऑफ बी होता है बराबर के कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर के क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका ए डॉट बी, इसको इससे भाग दे दोगे तो क्या आएगा भाई, मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ ए बी वेक्टर आ जाएगा। अब यहाँ पे ए डॉट बी वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ये आपको पता ही है। ये आपको ए वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप, डॉट बी वेक्टर आपको दे रखा है भाई आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप, डिवाइड में आपको क्या दे रखा है, मॉड निकालना है। तो ये आपका मॉड आएगा क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे आप निकालोगे बी का मॉड, बी का मॉड निकालोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब इसका मॉड निकालते हो, क्या निकालते हो, डॉट प्रोडक्ट, ऊपर वाले का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, देखो आई का आई के साथ करोगे तो क्या आएगा भाई 1, और ये आ जाएगा माइनस का 1, इसका इससे करते हैं तो इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 1 आ जाएगा। नीचे आपको 1 का स्क्वायर 1 1 1 1 तो आपका आ जाएगा रूट ऑफ 3 प्लस यहाँ पे इसको करोगे तो क्या आएगा, ये आपका रूट ऑफ 3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन नहीं है, यहाँ पे इंटू है, क्या है, इंटू है, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी इंटू में दे रखा है, ठीक है, इंटू होता है। तो इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या भाई 1/√3 और इंटू √3, और √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि रूट से रूट आपका क्या हो जाता है, आपका हो जाएगा 1, तो 3 की पावर 1 मतलब 3 हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि cos थीटा बराबर के आपका आएगा 1/3, क्या आ गया भाई, cos थीटा बराबर के 1/3। अब cos थीटा, cos को इधर इधर लेके आते हो तो वो किस में आता है, इनवर्स में आता है। यदि आप बराबर में लेके जा रहे हो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस को, यदि बराबर में लेके जाते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को यदि यदि बराबर में लेके जाते हैं, बराबर में लेकर जाएं, बराबर में लेकर जाएं, तो आपको समझ में आना चाहिए ये क्या होता है, ये आपका होता है इनवर्स, क्या हो जाता है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है, जिसे आप आईटीएफ के नाम से जानते हैं, आईटीएफ के नाम से जानते हैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। और आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब आपका टीएफ होता है, टीएफ और आईटीएफ, ठीक है कि नहीं। यदि आप ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को यदि बराबर में लेके जा रहे हो तो वो क्या कहलाता है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका किससे, साइन पे इनवर्स 1, ऐसे करके आप आ जाएगा। यहाँ पे आप थीटा मान के चल सकते हो, कोई भी एंगल हो। यहाँ पे और क्या हो सकता है, कॉस इनवर्स आपका थीटा हो सकता है, और क्या हो सकता है, टेन इनवर्स थीटा, और ऐसी तरह से आपके 6 फंक्शंस होते हैं, कॉट इनवर्स थीटा, और आपका क्या हो जाएगा भाई सेक इनवर्स थीटा, और आपका क्या हो जाएगा भाई कोसेक इनवर्स थीटा। हर एक चीज आपको समझते हुए चलना है ना। कोई भी कॉन्सेप्ट यदि रिलेट करता है तो उस कॉन्सेप्ट को भी हमें अभी से अभी क्लियर करते हुए चलना है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपका कॉन्सेप्ट कौन सा कहाँ से रिलेट कर रहा है, क्योंकि जो चैप्टर होते हैं आपका एक ही चैप्टर एक ही कॉन्सेप्ट से नहीं जुड़े रहते हैं, एक ही चैप्टर का ही नहीं होता है। जो आपके चैप्टर है वो एक दूसरे से लिंक करते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ट्रिगोमेट्री जो है वो हर एक चैप्टर में लिंक करता है। ट्रिगोमेट्री आपको सबसे ज्यादा आना चाहिए। देखो जब जब बीच में ट्रिगोमेट्री आया है मैंने उसको डेप्थ में लिया गया है, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट को ट्रिगोमेट्री का क्लियर किया है। क्यों किया है, क्योंकि इसके बिना आप कर ही नहीं सकते, इसके बिना कोई भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ ही नहीं सकते। ये हर जगह आपको मिल जाएगा, हर जगह काम करता है। यदि आप आगे चल के डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हो, इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हो, अवकलन समाकलन जिसे हम बोलते हैं वो पढ़ोगे, तो वहां पे भी आपको ट्रिगोमेट्री ही यूज होगी, सबसे ज्यादा ट्रिगोमेट्री यूज होती है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ट्रिगोमेट्री को भी पढ़ना है, क्योंकि यदि आपको 11th में आपको ट्रिगोमेट्री दे रखा है, ट्रिगोनोमेट्री आपको 11th में, लेकिन आपको 12th के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो 11th का ट्रिगोमेट्री को पूरी तरह से आना जरूरी है। तो आपका सबसे पहले आपको ट्रिगोमेट्री पढ़ना है, फिर उसके बाद अवकलन और समाकलन के बारे में जांच करेंगे, कैसे हम करते हैं, कैसे क्या होता है। ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप ट्रिगोमेट्री को कवर कर लोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। जो भी आपका जो टॉपिक लिंक करता है तो वो हम सारे टॉपिक्स को वीडियो के साथ साथ हम मतलब
कॉन्सेप्ट के साथ साथ चीजों को लिंक करते चलेंगे। आपको टेंशन किसी भी चीज की नहीं लेना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप थीटा बराबर इसको इधर लेके आते हो तो क्या आ जाता है, वे कॉस इनवर्स में आ जाता है। तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो आपके सेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं। आप इन्हीं नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाने के बाद इनका बार बार रिवीजन करते रहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी बच्चा बोर्ड की तैयारी कर रहा हो, कोई भी बच्चा आपका बीयूपी बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो या कोई अदर स्टेट का हो, तो वो अपनी तैयारी इस चैनल के साथ कर सकता है। हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया गया है। और इसके साथ साथ आपका आईआईटी जेई की बात करें या एनडीए या एयरफोर्स एक्स ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ये सभी 12th के सिलेबस से ही क्वेश्चन बनते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके बातें होती हैं, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपको अलग से नहीं पूछा जाता है। दिक्कत तब आती है जब आपको नॉलेज नहीं होता है। दिक्कत तभी आएगी आपको जब नॉलेज नहीं है, ठीक है कि नहीं। जब आपको नॉलेज है तो आप हर एक चीज को आसानी से कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे आपको यहाँ पे कुछ और चीजें समझना है। यहाँ पे रिलेटेड डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आपके कॉन्सेप्ट हो सकते थे वो मैंने अब तक कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो अगर हमें डिस्कस करना है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी फिलहाल रिसेंटली एनडीए का पेपर हुआ है, तो उसमें भी वेक्टर से रिलेटेड बहुत सी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको ये आना भी चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट। तो सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। तो 2 रिजल्ट तो आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे वो मैं पहले ही करा चुका हूँ, वहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे ये सोच के चलो कि आपसे ये बोला गया कि आपका कोई ए वेक्टर है जो कि आपका जीरो वेक्टर है, जैसे 0 आई कैफ, 0 जे कैफ और 0 के कैफ। और आपको बी वेक्टर बड़ा आपको दे रखा है, 2 आई कैफ है भाई, और आपका 3 जे कैफ है भाई, और 4 के कैफ है। अब आपसे पूछा गया कि आपका ए डॉट बी क्या आने वाला है। आपसे ये पूछा जाए कि ए डॉट बी क्या आने वाला है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक पॉइंट अच्छा दिया है जो है आपका ए वेक्टर। ए वेक्टर बेसिकली क्या है, जीरो वेक्टर है। यदि आप बात करें ए वेक्टर की, वो जीरो वेक्टर है, और यदि इसका मैं मॉड निकालता हूँ वो भी क्या आता है, जीरो आता है। यदि आपका ए वेक्टर जीरो हो और मॉडुलस भी आपका क्या है, जीरो है, और बी वेक्टर आपका नॉन जीरो है, नॉन जीरो वेक्टर। और बी वेक्टर क्या है, ये आपका नॉन जीरो वेक्टर है, ये आपका नॉन जीरो वेक्टर है। तो आपसे ये पूछा जाता है क्या ए डॉट बी वेक्टर, ए डॉट बी वेक्टर का यदि हम डॉट निकाल रहे हैं तो क्या उसका रिजल्ट जीरो आएगा कि नहीं आएगा। आप कंफर्म है कि नहीं है, ये आपको बताना है। आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप देखो ध्यान से देखो, यदि आपको ये पता है कि ए डॉट बी बराबर के क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी वेक्टर, और आपका कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। यदि हम बात करें एंगल कुछ भी हो, बात करें एंगल कोई भी दे रखा हो, इससे मैटर नहीं करता है। मैटर ये करेगा कि आपको डेटा क्या दे रखा है। यदि हम बात कर रहे हैं ए डॉट बी, तो यहाँ पे आप देखोगे मॉड ऑफ ए जो है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। और जब मॉड ऑफ ए जीरो आएगा और यदि हम बात करें मॉड ऑफ बी कुछ भी आ जाए और कॉस थीटा की वैल्यू भी कुछ भी आ जाए, तो जीरो का किसी भी संख्या से यदि हम गुणा करते हैं तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आता है, जीरो आता है। फाइनल रिजल्ट क्या आता है, जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए डॉट बी क्या आएगा, जीरो आएगा। और ए डॉट बी जीरो आने के लिए जहां पर आपको सीधा याद रखना है कि यदि ए वेक्टर, यदि आपका ए वेक्टर जीरो वेक्टर है, यदि ए वेक्टर आपका जीरो वेक्टर है तब भी आपका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। और जबकि बी वेक्टर क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है। क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये बनता है कि इसका उल्टा कर दिया जाए तो क्या कंडीशन हो सकती है। जैसे आपसे बोला गया कि आपका ए वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस का 4k कैप। इसका मतलब ये है आपका नॉन जीरो वेक्टर, इसको बोलते हैं नॉन जीरो वेक्टर।
यदि आपका ए वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है और आपका बी वेक्टर जो है आपका जीरो आई कैप, जीरो जे कैप और जीरो के कैप है, इसे बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्या है? जीरो वेक्टर है। यदि यदि आपका ए वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है और बी वेक्टर क्या है आपका जीरो है, जीरो वेक्टर है, तो क्या आपका ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी जो है वो जीरो आएगा? ये आपसे पूछा गया, तो आप बता सकते हो भाई मॉड ऑफ बी क्या आएगा? भाई मॉड ऑफ बी तो आपका जीरो ही आता है। तो इसका मतलब आपको ये भी समझ में आ गया कि आपका ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपका जी क्या है? जीरो है। तो बी जीरो है, तो इसका मतलब आपका ए डॉट बी वो भी क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको समझ आना चाहिए, यदि आपका ए वेक्टर या आपका ए वेक्टर या आपका बी वेक्टर, इन दोनों में से कोई एक वेक्टर यदि जीरो वेक्टर है, तो ध्यान रखना है ए डॉट बी का मान भी क्या आता है? जीरो आता है। क्या आता है? जीरो वेक्टर ही आएगा, ध्यान रखना है। ठीक है कि नहीं? तो आपका आंसर क्या आता है? जीरो आता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि यदि इन दोनों वेक्टर में से कोई बी वेक्टर यदि जीरो है, तो आपका ए डॉट बी क्या आने वाला है? जीरो ही आने वाला है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब आगे एक और रिजल्ट बनता है कि यदि ये दोनों ही वेक्टर जीरो वेक्टर हो, यदि ये दोनों वेक्टर जीरो वेक्टर हो, तो क्या कंडीशन बनेगी? तो तीसरी कंडीशन ये है कि आपका ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर जीरो वेक्टर। यदि ये जीरो वेक्टर है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपका मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा? जीरो। एंड ये भी समझ में आ गया मॉड ऑफ बी ये क्या हो गया? जीरो। तो इसका मतलब ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ए डॉट बी बराबर क्या आ जाएगा? जीरो। ये भी क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो तीन रिजल्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे और क्या समझते हुए चलना है? इसके साथ साथ आप और भी रिजल्ट समझ सकते हैं, और आपके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं उसको भी हमें समझना है, और आपके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं उसे भी हमें अच्छे से समझते हुए चलना है। ठीक है, जब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइव में आने की कोशिश किया करो, क्योंकि आप सभी का जो लाइव क्लासेस चलता है, क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं या आईआईटी की जो तैयारी कर रहे हैं या एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या एयरफोर्स ग्रुप एक्सी कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए ये लेक्चर फायदेमंद रहने वाले हैं, महत्वपूर्ण है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको सुबह 9 बजे लाइव सेशन में आना चाहिए और लाइव चैट के माध्यम से अपने डाउट भी क्लियर कर लेने चाहिए, और यदि उसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो डीके कोचिंग सेंटर के साथ आप बने रहिए, एक फैमिली मेंबर की तरह रहिए। जैसे जिस तरह से ऑनलाइन ऑफलाइन आपका जो ऑफलाइन वाले बच्चे होते हैं जो टीचर से इंटरेक्शन रहता है, जुड़े रहते हैं, सारी चीज़ें वो आप पूछ लेते हैं, डाउट्स भी पूछते रहते हैं, तो इसी पैटर्न को आपको भी अपनाना है। इसी पैटर्न को अपनाते हुए आपको भी अपनी तैयारी करते रहना है, इसी चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझते हुए चलना है, जब तक आप वीडियो को शेयर करते रहिए। क्या करना है भाई? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट आपका क्या है? जैसे कि आपसे बोला गया कि ये आपका ए वेक्टर है और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है बी वेक्टर प्लस के सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस के सी वेक्टर। आपका एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप बी वेक्टर और सी वेक्टर को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद आप ए वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका भी आपका ये होता है कि यदि आप ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, फिर उसके बाद प्लस करिए जो कि आपको प्लस दे रखा है, फिर उसके बाद आप ए वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट निकालिए सी वेक्टर के साथ में। तो आप इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह का भी हमारा थ्योरम रहता है, और इस थ्योरम का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या बोलते हैं भाई? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड बोल सकते हो या आप इसको प्रॉपर्टी बोल सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज बहुत ज्यादा होता है, प्रॉपर्टी ही बोल लेते हैं, बहुत अच्छा नाम है प्रॉपर्टी, मेथड अच्छा नहीं लग रहा, क्या बोल सकते हैं? प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं।
आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बहुत काम की चीज है। यदि आपको 3 वेक्टर दिए जाए और 3 वेक्टर के बीच में आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे इस पर आधारित आप ये समझ के चल सकते हैं कि आपको यहाँ पे ए वेक्टर दिया जा रहा है, वो आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप है, और आपको बी वेक्टर दिया जा रहा है 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप। इसी तरह से आपको सी वेक्टर दिया गया, आपको दिया गया आई कैप प्लस का आपको 3 जे कैप और प्लस का आपको यहाँ पे माइनस का ले लेते हैं 2 आई कैप 2 जे के कैप 2 के कैप आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपसे बोला गया कि आप ये फाइंड आउट करो भाई ए वेक्टर और बी प्लस के सी वेक्टर। तो आप क्या करोगे भाई? तो सबसे पहले आपका काम है कि आप बी प्लस सी को जोड़िए। क्या जोड़ोगे भाई? बी प्लस सी को जोड़ोगे, तब जाके आप ए और बी के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालोगे। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टाइम लगता है या उसको आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे उसके साथ, तब उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ये सारी चीजें हमें समझते हुए चलना है। ठीक है, तो जैसे हमने बी प्लस सी देखना है, तो बी प्लस सी करोगे तो क्या आएगा भाई? तो ये ए वेक्टर आपका क्या दे रखा है? ए वेक्टर है आपका देखो आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, और डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ? बी प्लस सी। बी प्लस सी देखो 2 आई और आई कितना हो जाएगा? 3 आई आ जाएगा, जोड़ देना है। इसको इससे जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई? ये आ जाएगा 6 जे कैप आ जाएगा। अब इसको देखोगे तो क्या आएगा जी? आपका आ जाएगा प्लस का 2 के कैप आएगा। क्या आएगा? प्लस का 2 के कैप। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो इसका इससे गुणा करोगे तो 3 आएगा, इसका इससे गुणा करोगे तो 6 आएगा, इसका इससे गुणा करते हो तो आपका क्या आ जाएगा भाई? इसका इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा भाई? ये आपका आ जाएगा 11। क्या आ जाएगा भाई? 11 आ जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। इसी तरह से इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट निकालिए, और ए वेक्टर सॉरी, तो ए वेक्टर और डॉट सी वेक्टर। ठीक है, तो ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे ए डॉट बी निकालिए। क्या निकालिए? ए डॉट बी। तो ए डॉट बी जब निकालते हो तो ध्यान से देखो, आपको देखना है ए और बी, इसको इससे जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई? इसका इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, इसका इससे गुणा करते हो तो प्लस का 3 आ जाएगा, और इसका इससे गुणा करते हो तो आपको प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ आप इसको ऐड करो, किसके साथ में? आपको ऐड करना है ए का सी के साथ। ए का सी के साथ में आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा? 1, इसका इससे करोगे तो क्या आएगा? प्लस का 3, इसका इससे करोगे डॉट प्रोडक्ट तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये आपका आ जाएगा 8, प्लस यहाँ पे देखोगे तो आपका 2 आएगा। ठीक है, ये आपका कितना आएगा? 8 आएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 10 आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर मिस्टेक्स हुई है, कहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है ये आपको देखना है। ठीक है, ए डॉट बी और आपका ए डॉट सी। तो ए डॉट बी निकालते हैं तो आपका ये आपका 2 आएगा, ये आपका 3 है, ये आपका 3 है ना, और ये आपका 4 है, ये आपका 4 है। तो 4 और इसका इससे डॉट प्रोडक्ट निकाले हो तो यहाँ पे आएगा 4। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, तो आपका 9 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 11। ये आपका फाइनल आंसर है। तो इसका मतलब ये दोनों ही कैसे हैं? बराबर है। इसका मतलब हमें ये थ्योरम समझ में आ रही होगी कि ये इसके बराबर होती है। इस तरह की थ्योरम भी काम करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है कि ये प्रॉपर्टी किस क्या है, इस प्रॉपर्टी का नाम बताइए, तो आप बता सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 4 पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। 4 पॉइंट के बाद यहाँ पे आपकी एक और प्रॉपर्टी काम करती है, उस प्रॉपर्टीज को भी हमें समझते हुए चलना है कि आपसे बोला जाता है कि आपका जो 5वीं प्रॉपर्टी है, आपसे ये बोला गया कि आपसे ये बोला जा रहा है कि आपका ए वेक्टर है और आपका बी वेक्टर है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉड, यदि हम इसका अलग अलग मॉड निकालते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर का अलग अलग यदि मॉड निकालते हैं, तो उसका जो मान होता है, उसका मान क्या होता है? इस ए डॉट बी, एक ही घर के अंदर जो डॉट प्रोडक्ट निकाला है उसके मान से हमेशा ज्यादा रहता है। ये आपका क्या होता है? कम होता है। ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या करना है? याद रखना है। डायरेक्ट याद होना चाहिए कि यदि ए और बी एक ही घर में है तो उनकी जो आय है, ठीक है ना, जो घर की स्थिति है, तो वो थोड़ा सा कम रहती है, वो ज्यादा
आपका प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। यदि दो लोग एक ही घर में रहते हैं तो वो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। यदि वो गलती से अलग अलग हो जाते हैं तो वो अलग अलग प्रोग्रेस करना शुरू करते हैं, तो दोनों ही कहीं ना कहीं आपके क्या होते हैं, एक दूसरे से जब साथ रह रहे थे उससे ज़्यादा ही प्रोसेस करते हैं, उससे ज़्यादा ही प्रोग्रेस करते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो इसी प्रॉपर्टीज को हम एक नाम देते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कॉच श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। इसके बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉच, है ना, श्वार्ट्ज, कॉच श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ठीक है कि नहीं। तो ये एक नाम था जिसने जो इन्होंने ये बताया था, ठीक है कि नहीं। तो ये आपको ध्यान देना है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि आप बताइए कि ये जो प्रॉपर्टीज है वो किसने दी थी, तो आप बता सकते हो कॉच, आपका कोच है, कोच श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, कोच श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी होता है, ठीक है कि नहीं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे आपको छठवां पॉइंट आपको याद रखना है। छठवां पॉइंट ये कहता है कि यदि ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर करता हूं और उसका मॉड निकालता हूं, और इनका अलग अलग यदि वेक्टर करके अलग अलग मॉड निकाल के बी वेक्टर के साथ इनको जोड़ता हूं, तो हमेशा ये अलग अलग क्या करते हैं, ज्यादा ही प्रोग्रेस करते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। क्या करते हैं, ज्यादा ही प्रोग्रेस करते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। और इसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसका नाम है, आपको याद रखना है, ये आपका नाम क्या होता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये आपके दो पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जिससे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। एक नाम है, आपको याद रखना है, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर को थोड़ा सा समझ के चलिए। ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब ये होता है कि एंगल 90 डिग्री पर हो, कि दो वेक्टर्स आपके किस पर हो, 90 डिग्री पर हो। अब आपको यहाँ पे एक चीज और ये समझना है कि आपकी जो डायरेक्शंस हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती है। एक दूसरे से कितनी डिग्री पर होती है, वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। आई कैफ जो है एक्स एक्सिस को बताता है, ये भी आपको समझ में आता है, एक्सिस को बताता है। जे कैफ जो है वो आपका बाई एक्सिस को बताता है, ये भी आपको समझ में आ रहा है। आपका जो के कैफ है वो आपका जेड एक्सिस को बताता है, ये भी आपको समझ में आ रहा है। ये तीनों ही क्या है, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। यदि मैं कहूं कि आई कैफ का डॉट निकालूं आई कैफ के साथ में, आई कैफ का आई कैफ के साथ में, मतलब आई को आई के साथ ही देखना है, तो ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। आई को आई के साथ यदि हम देखते हैं, आई कैफ और आई कैफ दोनों ही एक्स डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये आपके क्या है, पैरेलल है। ये आपके कैसे हैं, पैरेलल है, समांतर है, पैरेलल है, समांतर है। यदि ये पैरेलल और समांतर है तो इनके बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। इनके बीच का डिग्री एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री होता है तो आपका मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ आई कैफ और मॉड ऑफ आई कैफ और निकालोगे cos 0, तो cos 0 का मान क्या होता है भाई, 1 होता है। और यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने बोल दिया था यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आई कैफ का मान सर 1 आ जाएगा, आई कैफ क्या होता है, 1 होता है, और cos 0 का मान 1 होता है। तो आई का आई के साथ में करते हैं गुणा, तो आपका हमेशा क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट आई का आई के साथ निकालते हैं तो 1 आता है। इसी तरह से आपको ये भी याद रखना है कि जे का जे कैफ के साथ में यदि डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं हमेशा आंसर 1 आता है। इसी तरह से तीसरा रिजल्ट आ जाएगा आपका के कैफ का के कैफ के साथ में गुणा करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आंसर 1 आता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन यदि हम बात करें कि आई कैफ और जे कैफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई कैफ और जे कैफ क्या है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन होता है आपका जैसे आई कैफ और हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है जे कैफ के बारे में, आई कैफ और जे कैफ के बारे में डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए आई कैफ और जे कैफ क्या है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। जब थीटा बराबर के 90 डिग्री है, जब थीटा बराबर के 90 डिग्री है तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, तो मैं बार बार बता दिया है, 0 होता है। और जब जो cos 90 की वैल्यू 0 है तो आप आई कैफ का मॉड और जे कैफ का मॉड तो यहाँ पे निकालोगे तो क्या आएगा भाई, ये cos 90 जो कि आपका क्या होता है, 0 होता है।
तो आई कैप डॉट जे कैप या जे कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट कैप, हमेशा आंसर क्या आता है? जीरो आता है। क्या आता है? जीरो आता है। इसी तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है, जब हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे थे तो वहां पर आई कैप का आई के साथ ही क्यों कर रहे थे? क्योंकि आई का आई के कैप के साथ करते हैं तब वहां पे आंसर वन आता है। जे का जे के साथ में ही क्यों गुणा कर रहे थे, और किसी के साथ में यदि करते हैं तो गुणा क्यों नहीं आ रहा था, आंसर क्यों सही नहीं आ रहा था? उसका रीजन ये है क्योंकि जब आई का जे के साथ करोगे, आई का जे के साथ करोगे तो आंसर क्या आता है? जीरो आता है। और जीरो का कोई महत्व आप ऐड करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसी तरह से आपको यहाँ पे ध्यान रखना के का के साथ कैसे करते थे, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसका रीजन एक ही है कि आई डॉट आई बराबर के एक होता है, जे डॉट डे बराबर के आपका एक होता है, के डॉट के बराबर के एक होता है। एक एग्जाम्पल करके चलते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपका जो कॉन्सेप्ट था ए डॉट बी वाला, वो किस तरह से काम करता है वो हमें अब समझ लेना है। क्योंकि आप बार बार ये बोल रहे थे कि आई को आई के साथ में ही करना है, वो क्यों बोल रहे थे इसका एक रीजन है, ये आपको अब समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप समझ के चलो कि आपको ए वेक्टर दिया जा रहा है, ए वेक्टर आपका ए वन आई कैफ है, इससे ही समझते हैं। और ये आपको दे रखा है ए टू जे कैफ है, और ये आपको दे रखा है ए थ्री के कैफ है। इसी तरह से आपको बी वेक्टर दे रखा है बी वन आई कैफ, और आपको दे रखा है बी टू जे कैफ, और आपको दे रखा है बी थ्री के कैफ। आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब आप ए डॉट बी निकालोगे, क्या निकालोगे? ए डॉट बी निकालोगे तो आप लिखोगे भाई ए वन आई कैफ प्लस ए टू जे कैफ प्लस ए थ्री के कैफ, और डॉट प्रोडक्ट निकालोगे आपका आएगा बी वन आई कैफ प्लस के बी टू जे कैफ प्लस के बी थ्री के कैफ। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जब आप एलजेब्रा का गुणा करते हैं तो आपको सारी चीजें पहले बता दिया जाता है। जैसे x प्लस के 2 हो और आपका x प्लस के 1 हो, जब इसका गुणा करते हैं तो x का इसके साथ में गुणा करते हैं, फिर इसका इसका साथ में गुणा करते हैं। मतलब एक एक टर्म्स को लेकर सभी टर्म्स में गुणा करना होता है। इसी तरह इस वाली टर्म को देखोगे तो इसका गुणा इससे करोगे और इस वाली का गुणा इस वाली में करोगे। मतलब एक टर्म्स को पकड़कर सभी टर्म्स में गुणा करते हैं। ये आपका अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन रूल कहलाता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जब इसका इससे करोगे तो आपका ए वन आ जाएगा और बी वन आ जाएगा, लेकिन अब की बार आई कैप डॉट आई कैप आएगा कि नहीं आएगा, ये समझ में आ रहा है। और फिर उसके बाद यदि आप आई कैप का इसके साथ करोगे जे कैप के साथ में, तो ये आपका आ जाएगा ए टू बी वन, और ये आ जाएगा आपका जे कैप डॉट के आई कैप। आएगा कि नहीं आएगा? इसी तरह से जब आई का फिर के कैप के साथ करोगे तो ये आएगा आपका ए थ्री बी वन के कैप डॉट के आई कैप प्लस, अब जे का करोगे इन सभी टर्म्स में, अब जे वाली टर्म्स का इस सभी में करोगे तो क्या आएगा भाई? जे कैप का करोगे तो आएगा ए वन और आपका आ जाएगा बी वन, और ये हो जाएगा आपका आई कैप। नहीं, जे के साथ कर रहे हो तो थोड़ा सा समझना, जे के साथ करोगे तो आपका ए वन और बी टू आएगा। क्या आएगा? ए वन और बी टू आएगा, और आपका आ जाएगा आई कैप डॉट के जे कैप, आई कैप डॉट के जे कैप प्लस के आप जे का जब करोगे जे के साथ में तो आपका आ जाएगा भाई ए टू और बी टू, जे कैप का डॉट निकालोगे जे कैप के साथ में। इसी तरह से फिर और गुणा करोगे के कैप का इन तीनों टर्म्स में करोगे तो क्या आएगा भाई? ए वन आपका आ जाएगा बी थ्री, और ये आ जाएगा आई कैप और डॉट के कैप। इसी तरह से आपको यहाँ पे ये भी समझना है कि जिसका इससे करोगे तो क्या आएगा भाई? ए टू आएगा, बी थ्री आएगा, और जे कैप डॉट के कैप आएगा। इसी तरह से ये देखोगे इसका इससे करोगे तो क्या आएगा? ए थ्री आएगा, बी थ्री आएगा, और के कैप का डॉट के कैप आएगा। अब यहाँ पे आपने ये क्या कर लिया? अलजेब्रा की तरफ पूरी तरह से गुणा कर लिया है। अलजेब्रा की तरह आपने पूरी तरह से क्या कर लिया? गुणा कर लिया है। अब इसके बाद आपको ये दो रिजल्ट मैंने अभी कराए थे कि आई कैप डॉट आई कैप बराबर के जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप इक्वल टू क्या था? 1 था। इसका मान क्या था? 1 था। और आपको ये कराया था कि आई कैप डॉट जे कैप हो, या आपका जे डॉट के कैप हो, या के कैप डॉट आपका आई कैप हो। इसका मान क्या था? 0 था। इसका मान क्या था? 0 था। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, यदि हम ए डॉट बी निकालते हैं,
ए डॉट बी यदि निकालते हैं तो इसका यदि हम बी डॉट ए भी निकालें, ये बी डॉट ए भी निकालें तो इसका मान क्या आता है, सेम ही आता है। इसके मान में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। यदि हम ए डॉट बी निकालते हैं और फिर बी डॉट ए निकालते हैं तो इसका मान भी क्या रहता है भाई, सेम रहता है। इसको कौन सी प्रॉपर्टीज बोलते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए कि इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी वेक्टर में अप्लाई होती है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपका एक और प्रॉपर्टी आता है जिसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें 3 वेक्टर्स होते हैं। जैसे कि आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर है और बराबर के आपका वही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर है। तो सबसे पहले आप बी और सी का डॉट प्रोडक्ट निकालो, फिर बाद में ए का निकालो, या बी और सी का वेक्टर निकालो फिर उसके बाद ए का निकालो, तो इसका मान भी कैसा आता है, बराबर ही आता है। ये भी आपको ध्यान देना है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव बोलते हैं। ये आपको ध्यान देना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 प्रॉपर्टी भी आपके वेक्टर में अप्लाई होती हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये 2 प्रॉपर्टी का भी आप कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, बी डॉट सी का फिर ए के साथ करो, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान दो कि आपको ए और बी के साथ करना है, क्योंकि आपका अलग अलग होता है। पहले आप बी और सी का फिर आप ए और बी का करते हैं तो मान आपका बराबर ही आता है। ये को सही कर लेना, आपका मिस्टेक हो गया था, सॉरी। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, ये आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, जो कि आपको मान कैसा होता है, सेम होता है डॉट प्रोडक्ट में, है ना। केवल डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं अभी। इस लेक्चर के अंदर हम केवल डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में ही बात करेंगे। केवल इसी से रिलेटेड हमने आज बातें की हैं और इसी से रिलेटेड हमारी चर्चा रहने वाली है। आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं लेना है। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो आई कैप के साथ और जे कैप के साथ के कैप के साथ बन आता है। तो जब इसके बन आएगा आई कैप के साथ करोगे तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, A1 B1 बचेगा। लेकिन जे कैप आई कैप के साथ करते हैं, जे कैप आई के साथ, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0 प्लस के का आई के साथ करते हैं, के का आई के साथ करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 प्लस आई का जे के साथ करते हैं, आई का जे के साथ करते हो आंसर 0। तो इसका मतलब 0 प्लस इसका मतलब ये आप जे का जे से करेंगे तो आपका क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब आपका आ जाएगा A2 B2 आ जाएगा प्लस आई का के साथ करते हो तो आपका आई का के साथ करेंगे तो आपका आंसर क्या आता है, 0 प्लस जे का के साथ करते हो तो आंसर क्या आता है, 0 प्लस अब के का के साथ करते हैं तो 1 आता है। इसका मतलब आपका आ जाएगा A3 B3 आ जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, A1 B1 प्लस के, A2 B2 प्लस के, क्या आ जाएगा, A3 B3 आ जाएगा। इसका मतलब ये आपसे ये बोल दिया जाता है कि आई कैप का आई कैप के साथ गुणा करिए, जे कैप का जे कैप के साथ गुणा करिए और के कैप का के कैप के साथ में गुणा कीजिए। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ए डॉट बी में आप अलग किसी से गुणा क्यों नहीं करते हैं। तो उसका मतलब ये है कि 0 आ जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट किस लिए कराया है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स आपके आगे बनने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है। आप इस टॉपिक के नोट्स बनाइए और बार बार रिवीजन करते रहिए और जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को आगे आने वाली जो क्लासेज रहती है, जिसमें आपको बोला जाता है, आपका ये टाइटल रहता है कि एग्जाम्पल बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट क्लासेस, जो कि आपके जो कॉन्सेप्ट ये कराए हैं इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन उस क्लास में कराए जाते हैं। उस क्लास को आप जरूर देखें और इसके साथ साथ आपको देखो चैनल के साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चलना है, ठीक है। और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी इसी तरह से करते रहिए, रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित और सभी क्वेश्चन लगाइए, जितने भी आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आपसे बोल दिया था कि आप प्रैक्टिस बुक लीजिए और प्रैक्टिस बुक से ही इन सभी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड आप तैयारी और प्रैक्टिस करिए, सॉल्यूशन करते रहिए क्वेश्चनों का, ठीक है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है
और इसी तरह से आपको सुबह 9 बजे लाइव आना है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। लाइव सेशन में आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, लाइव चैट में कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या आपका डाउट रहता है, और कमेंट में भी बाद में बता सकते हैं, लेकिन आपका लाइव रहते हैं तो वो अच्छा रहता है, संग के संग आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ में डाउट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो बस आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। अब मिलते हैं कल। ठीक है, थैंक यू।